हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बाइनेंस के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब बाइनेंस के साथ क्या हुआ, बाइनेंस के जो आपको खबर सुनने में आ रही है, इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। पहली बात, मतलब अगर आपके बाइनेंस पे अगर फंड्स हैं तो आपके ऊपर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट है। बाइनेंस का अगर टोकन आपके पास है तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट है। अगर बाइनेंस में आप इंडिया में बाइनेंस को यूज करते हैं, आपके ऊपर कैसे इसका इम्पैक्ट है। बाइनेंस के ऊपर जो ये एक्शन हुआ है, इससे इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कॉइनबेस को क्या फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्री के क्या डायनामिक्स बदलेंगे, ब्लैक रॉक का ईटीएफ और बाइनेंस के ऊपर एक्शन, क्या इन दोनों का कुछ लिंक है। क्या यूएस के पास आज के डेट में कॉइनबेस उसके पास, क्रैकन उसके पास, बाइनेंस पे भी अब अगर उसका कंट्रोल है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग नेशन है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल क्रिप्टो के ऊपर, अब कौन से देश का है। राइट। क्या इससे कॉइनबेस को ज्यादा फायदा होगा, क्या अमेरिकन एक्सचेंजेस को ज्यादा फायदा होगा, क्या बाइनेंस, क्या बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर क्या उतने वो कंप्लायंट है, क्या उनके ऊपर भी सेम इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। यू नो, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड बाइनेंस ने डेफिनेटली जो जो उसके ऊपर जो चीजें थी, जो केस उसके ऊपर चल रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस जो केस चल रहा था उसको उसने माना। सीजी ने अपनी ही प्लीडेड गिल्टी, तो उसने काफी सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, बाइनेंस ने काफी सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे अगर लॉ के अंदर प्रोविजन है कि आप केस को सेटल कर सकते हो, अगर वो प्रोविजन है तो उसका बाइनेंस ने फायदा उठाया। अगर वो केस सेटल हो सकता था, अगर वो प्रोविजन था, तो बाइनेंस ने और सीजी ने भी उस सेटलमेंट को किया। राइट। अगर वो प्रोविजन नहीं होता, कि अगर वो ऐसे बहुत ही ज्यादा सीरियस कोई केस, कोई कंसर्न होता, कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर चार्जेस होते और वो पैसे से सेटल नहीं होते, तो ऑब्वियसली इसमें सीजी को जेल भी जाना पड़ सकता था। लेकिन फिलहाल अगर एक 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 विंडो थी, एक प्रोविजन था जिसमें पैसे देके केस को सेटल किया जा सकता है, फाइन देके केस को सेटल किया जा सकता है, तो उसने वो पैसे देना सही समझा और बाइनेंस ने और सीजी ने केस को सेटल किया। सीजी के ऊपर भी पर्सनली जो केस था उसमें 50 मिलियन यूएस डॉलर पे उसने केस को सेटल किया और बाइनेंस ने 4.3 बिलियन यूएस डॉलर में केस को सेटल किया। राइट। तो हम पूरे केस को पहले ना समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं बाद में आपको थोड़ा सा इसके पीछे रीजन और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनेंस ने 4.3 बिलियन यूएस डॉलर में केस को, यूएस में क्रिमिनल केस को सेटल किया। ये यूएस के हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनल्टीज थी जो किसी एक कॉर्पोरेट डिफेंडेंट से ऑब्टेन की हो। तो 4.3 बिलियन इज लाइक, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, 4.3 बिलियन कितनी बड़ी पेनल्टी है। तो मैंने यहाँ ट्वीट किया, तो एक एनालॉजी से कंपेयर करने की कोशिश की थी कि श्रीलंका का 3.5 बिलियन उनका यूएस रिजर्व है, पाकिस्तान का 7 बिलियन यूएस डॉलर रिजर्व है। तो बाइनेंस ने 4.3 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो पे किया पेनल्टीज के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कई देशों का, मतलब जमैका जैसे देशों के बरा का जो फॉरेन रिजर्व है, टोटल फॉरेक्स रिजर्व है जिन देशों का, उससे ज्यादा एज अ पेनल्टी बाइनेंस ने पे करी। तो ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेनल्टीज जो यूएस की हिस्ट्री में किसी कॉरपोरेट ने पे करी हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी पेनल्टी थी। ठीक है। और इसके अंदर जो जो रेजोल्यूशन हुआ, जिन जिन डिपार्टमेंट्स के साथ सेटलमेंट हुआ, उसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड कमीशन, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल और फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसको फिनसेन भी कहते हैं, इन चारों डिपार्टमेंट के साथ बाइनेंस वाज एबल टू रिजॉल्व थिंग्स। शम्पेंग जाओ, जिन्हें हम सीजी कहते हैं, सीजी ने जो एक कंडीशन थी जो इस सेटलमेंट का पार्ट है, उसमें सीजी हैज टू रिजाइन, और सीजी 3 साल तक बाइनेंस के अंदर अब एंट्री नहीं ले सकते। सो सीजी हैज टू आउटराइटली रिजाइन करना था। सीजी ने वो रिजाइन किया, सीजी ने वो ट्वीट भी किया। उस ट्वीट को मैं लिंक पे नीचे डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि सीजी ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि बहुत लंबा ट्वीट है, मैं पूरा ट्वीट पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम केस को थोड़ा समझेंगे कि हुआ क्या। राइट। तो सीजी ने यहाँ पे ट्वीट किया। राइट। सो ये, टुडे आई स्टेप डाउन एज सीईओ बाइनेंस, एडमिटली इट वाज नॉट इजी टू लेट गो इमोशनली, बट आई नो इट इज अ राइट थिंग टू डू। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एडमिट किया, आई मेड मिस्टेक्स एंड आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज बेस्ट फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर फाइनेंस एंड फॉर माई सेल्फ। राइट। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई मेड मिस्टेक्स एंड आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका मतलब क्या है कि ही प्लीडेड गिल्टी। राइट। और जब गिल्टी मतलब कि गलती, जो चार्जेस थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जब एक्सेप्ट किया तो ही प्लीडेड गिल्टी कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और अब अगर कानून के अंदर एक प्रोविजन है, यूएस के कानून में, कि अगर गिल्टी प्लीड कर रहा है अगला, और अगर एक प्रोविजन है कि वो जो भी चार्जेस हैं
क्या वो फाइन देके सेटल हो सकते हैं? मतलब ये भी हो सकता था कि जो चार्जेज़ है वो फाइन देके सेटल नहीं हो सकते, उसमें जेल जाना ही पड़ेगा या उसमें जो ऑफेंस है वो पैसे से सेटल नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली जो भी प्रोविजंस थे, फिर उनको वो उस तरीके से ट्रीट करते। लेकिन जो भी चार्जेस थे, क्या वो पैसे देके सेटल हो सकते थे? तो हाँ, वो चार्जेस पैसे देके सेटल हो सकते थे। इसीलिए 4.3 बिलियन यूएस डॉलर में ये केस सेटल हुआ बाइनेंस का। और एक चांगपंग जाओ सीज़ी के ऊपर भी एक केस था, जिसको 50 मिलियन यूएस डॉलर में देके उन्होंने सेटल किया। अब इसके बाद जो नए सीईओ हैं वो रिचर्ड टैंग हैं, जो कि सीईओ ऑफ द लार्जेस्ट, अब ये बाइनेंस के सीईओ हैं। बैकग्राउंड में किसी किंग के ये बेटे हैं। अब और उसके अलावा ये इनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है, दैट आई विल नॉट गेट इनटू, बट काफ़ी सारी बड़े-बड़े रेगुलेटरी बॉडीज़ के सीईओ और हेड कर चुके हैं। बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस एंड कंप्लायंस की एक्सपर्टीज है मतलब इस बंदे के पास। सो रिचर्ड टैंग जो है ये ऑलरेडी बाइनेंस में थे, तो इनका एक तरीके से प्रमोशन हुआ। ही यूज्ड टू हैंडल द रीजनल मार्केट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ है। अब बेसिकली हुआ क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसमें ही हुआ ये है कि सीजी ने सबसे पहले ना जो ग्रोथ थी, ग्रोथ को ऊपर रखा कंप्लायंस के ऊपर। ही सेड के कंप्लायंट होते रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट ही सेड कि यार कंप्लायंट होते रहेंगे, ठीक है। हम लोग ना पहले ग्रोथ पे ध्यान देते। तो ये सीजी के ऊपर जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो उसके ऊपर जो एक एक इल्जाम कह लीजिए कि सीसी ने हमेशा जो ग्रोथ को कंप्लायंस के ऊपर रखा, ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने बिलियन डॉलर्स जो है जैसे बहुत दिनों तक, कई सालों तक तो उन्होंने नो योर कस्टमर्स, नो केवाईसी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट नहीं किए। 2018 में 2017 में वो टाइम याद है जब देयर वाज नो केवाईसी, ही कंटिन्यूड टू ग्रो। और काफ़ी सारे लोग बिना केवाईसी के उस एक्सचेंज को यूज़ करते थे। बिलियन डॉलर्स में तब भी वहाँ पे वॉल्यूम होता था, कोई केवाईसी प्रोसीजर्स नहीं था। और काफ़ी सारे क्रिमिनल्स ने और काफ़ी सारे टेररिस्ट ने ये क्लेम किया कि भई वहाँ सी उसको यूज़ किया गया उस प्लेटफ़ॉर्म को। और इन्होंने जो प्रोसीजर्स हैं, जो केवाईसी प्रोसीजर्स हैं, इनको काफ़ी दिनों तक क्योंकि ग्रोथ होती रहे और कंप्लायंस को दरकिनार कर दिया। डे 1 से के बाइनेंस वाज़ नेवर अ कंप्लायंट एक्सचेंज, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न था। दूसरा ये था कि सीज़ी हैज़ एग्रीड टू पे 50 मिलियन यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ फाइन टू सीएफटीसी। ये भी जो कोर्ट ने ये फीस जो है डिटरमाइन करी, तो कि यू पे दिस मच, जिसमें सीसी के ऊपर ये था कि उसने जो ये जो कंप्लायंस के जो इश्यूज थे, जिनको डिले किया जानबूझ के, ग्रोथ को कंप्लायंस के ऊपर रखा, तो इन सारे मैटर्स को, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो सेटलमेंट फीस थी दैट वाज 50 मिलियन यूएस डॉलर जो सीसी ने पे करी। एंड ही प्लीडेड गिल्टी, ही एग्रीड दैट यस he has committed a mistake and he and whatever जो जो इल्जाम है, जो चार्जेस हैं, वो राइट है। इसके बाद ये है कि इस सेटलमेंट का ही पार्ट ये है कि ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग और मैनेजिंग द बिजनेस फॉर 3 इयर्स। 3 साल तक आपको सीजी बाइनेंस में नहीं दिखेगा। और ये 100% है। और एक और सीजी जो है अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में रहेंगे। वो एक मेंटर है वेब3 के अंदर। वो डिफरेंट स्टार्टअप्स में ही कैन इन्वेस्ट, बट ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस थिंग बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बाइनेंस के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस थे उसमें सैंक्शंस को ब्रेक किया। और मनी जो ट्रांसमिटिंग है, जो मनी ट्रांसमिटिंग जो करी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के काफी चार्जेस थे। तो उसमें ये था कि इन्होंने काफी सारी जो कंट्रीज जो यूएस की सैंक्शन लिस्ट में है, बाइनेंस ने उन कंट्रीज के साथ वहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ करी। जो जो सैंक्शन लिस्ट के जो सिटीजन हैं, जैसे ईरान वगैरह हैं, जो यूएस की सैंक्शन लिस्ट में नॉर्थ कोरिया वगैरह आता है, तो वहाँ के लोगों ने भी बाइनेंस पे ट्रेड किया। और जो कि विच वाज अ वेरी सीरियस कंसर्न। एंड मनी ट्रांसमिटिंग लाइसेंस को भी गलत यूज किया, ठीक है। 5 सालों तक जो 5 सालों तक जो यूएस कस्टमर्स थे, उनको बाइनेंस ने, जैसे बाइनेंस यूएस की जो कस्टमर्स थे, वो 1 बिलियन यूएस डॉलर इलीगल पेमेंट्स जो थी, वो सैंक्शन जो कंट्रीज थी वहां पे ट्रांसफर हुए। तो जो कंट्रीज जिस पे सैंक्शन था, वहां पे बाइनेंस के जो यूएस कस्टमर्स थे, दे वर एबल टू सेंड 1 बिलियन यूएस डॉलर टू अदर सैंक्शन कंट्रीज। तो इसका मतलब बाइनेंस यूएस और बाइनेंस डॉट कॉम इजीली फैसिलिटेट कर रहा था। तो बाइनेंस यूएस के पास लाइसेंस था, बट बाइनेंस के जो यूएस के सिटीजन्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेड ऑन बाइनेंस डॉट कॉम, जो कि जिसको दुनिया भर में यूज किया जाता है। तो बाइनेंस
Binance.us and Binance.com were closely interrelated, and people were easily able to send money, trade on Binance.com, डिस्पाइट उनको अलाउड नहीं था यूएस के सिटीजन्स को। तो 1 बिलियन US डॉलर जो है वो सैंक्शन कंट्रीज के अंदर जो है, जो कंट्री सैंक्शन है यूएस की सैंक्शन लिस्ट में, वहां पे 1 बिलियन US डॉलर ट्रांसफर हुआ। उसके अलावा ये बताया गया कि यूएस का फायदा उठाया गया। अमेरिका से 30% डेटा ये बताता है कि 2018 में 30% जो एक्सचेंज का ट्रैफिक था वो यूएस से आया। यूएस के सिटीजन से फायदा हुआ, बाइनेंस ने पूरा फायदा उठाया, कोई केवाईसी नहीं करी, उनको अलाउ किया ट्रेड करने के लिए, रोका नहीं गया। और बाइनेंस बड़ा ही इसलिए हुआ है कि उसने अमेरिका से 30%, 2018 में जो वेब ट्रैफिक था वो पूरा यूएस से बिलोंग करता था। उसके बाद कोई प्रॉपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम्स नहीं रखे गए, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो एक मैकेनिज्म है, कंप्लायंस चेक्स, इन सब चीज़ों को दरकिनार करा, इसकी धज्जियां उड़ाई गई। और बाइनेंस इतना बड़ा हुआ ही इसलिए क्योंकि उसने इन सब चीज़ों के प्रोग्राम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ें उसने कंप्लाई नहीं किया। देयर वर सम सीरियस इश्यूज। इनफैक्ट बाइनेंस अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस और की तरह ऑपरेट कर रहा था। कोई उसके पास लाइसेंस नहीं था, मनी ट्रांसमिटिंग का लाइसेंस नहीं था। और एंड वो जो सैंक्शन कंट्रीज थी उनमें भी वो ट्रेडिंग अलाउ कर रहा था। एंड यूएस सिटीजन्स वर आल्सो ट्रांजैक्टिंग मनी इन द सैंक्शन कंट्रीज की जो लिस्ट थी, वहां पे वो पैसा भेज पा रहे थे, रिसीव कर पा रहे थे। तो ये भी पाया गया। सीजी प्लीडेड गिल्टी, जो कि बैंक सीक्रेसी एक्ट है, राइट, जिसके अंदर डेटा मेंटेन करना पड़ता है। बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंदर यूजर्स का डेटा जो हाई जो ट्रेडिंग जिनकी वॉल्यूम है या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, जैसे $10,000 से ऊपर की जो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनका एक डेटा मेंटेन करना पड़ता है और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। सीजी ने वो भी नहीं अप्लाई किया था एक्सचेंज पे, तो सीजी ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई, जिसमें सीजी हैड टू एक्चुअली पे $50 मिलियन, जो यहाँ पे वन ऑफ द रीजन वाज दैट ही वायलेटेड बैंक सीक्रेसी एक्ट। एंड बाय द वे, ये सारे जितने भी चार्जेस हैं, मतलब ये सारे चार्जेस, बाइनेंस आल्सो प्लीडेड गिल्टी एंड सीजी पर्सनली आल्सो प्लीडेड गिल्टी कि हाँ, ये मिस्टेक हुई है और ये गलती हुई है। बाइनेंस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये एडमिट किया, जो चैट के थ्रू ये पता लगा है कि जो बाइनेंस के एम्प्लॉइज हैं, दे एडमिटेड कि जितनी सैंक्शन कंट्रीज हैं उसके अंदर भी बाइनेंस जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जबकि यूएस ने उन कंट्रीज को बैन कर रखा है। तो Binance.us के कस्टमर्स जो हैं वो Binance.com के थ्रू सैंक्शन कंट्रीज के अंदर भी पैसे को भेज रहे पा रहे थे और रिसीव कर पा रहे थे, राइट। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट बाइनेंस पे ये पड़ा है कि 1 बिलियन US डॉलर के आसपास पिछले 24 घंटे में विड्रॉ हो चुका है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि कहीं एफटीएक्स जैसी कहानी ना बन जाए और हमें उसी उसी तरीके की जो जैसे एफटीएक्स के साथ हुआ था वैसी परेशानी झेलनी ना पड़ जाए। तो ये था थोड़ा सा ना, मैंने समराइजेशन आपको दिया बाइनेंस का। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन किस तरीके से और ये किस तरीके से इवॉल्व होगी। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि होगा क्या। देखिए, बाइनेंस के गिल्टी प्लीड करने से क्या हुआ है। बाइनेंस के एडमिट कर लेने से कि भाई हमसे गलती हुई है और हम केस को सेटल करना चाहते हैं। सेटलमेंट का अमाउंट बहुत बड़ा है, 4.3 बिलियन US डॉलर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेनल्टीज इन यूएस हिस्ट्री। समझ रहे हो। तो अब ये पूरी दुनिया की हेडलाइन बन चुकी है कि बाइनेंस ने बोल दिया है कि भाई उससे गलती हुई है। उसने कानून की, सैंक्शंस की, मनी लॉन्ड्रिंग की, जो कानून है, कंप्लायंस है, उनकी धज्जियां उड़ाई और उसने गिल्टी फील करी। गिल्टी, दे प्लीडेड गिल्टी, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। सीजी ने पर्सनली भी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि बैंक सीक्रेसी एक्ट है, उसका उसने वायलेशन किया। कोई इनफ मेजर्स उसने नहीं अपनाए कि जो कानून क्या कहता है या कंप्लायंस क्या कहता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो सिर्फ ग्रो करता रहा। अब इससे होता क्या है, पूरी दुनिया में ये खबर गई कि बाइनेंस, इसका मतलब उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ गड़बड़ी थी और जिसे उन्हें एक्सेप्ट किया। सारी कंट्रीज अब बाइनेंस के ऊपर नजर डाल देंगी, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इंडिया हो, एशियन कंट्रीज हो, और एवरी कंट्री विल नाउ ट्राई टू सी कि उनके देश में कोई वायलेशन हुआ है क्या, कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बाइनेंस का इस्तेमाल हुआ है क्या, क्या वो भी केस को ओपन करें, क्या वो भी कुछ केस को सेटल कर सकते हैं, या वो कोई क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं बाइनेंस के अगेंस्ट। पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है, क्योंकि इस पंडोरा बॉक्स को ओपन होने से
जो यहाँ पे बायनेंस ने जो एडमिट किया है उससे एक होता है कि एडमिट नहीं करता, केस लड़ता है कि नहीं मैंने सारे कंप्लायंस और सारी चीज़ों को ऑनर किया है। जब बायनेंस ने अब ये गिल्टी प्लीड कर ली, तो एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है, जो पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह पे ये पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेंडोरा बॉक्स ओपन होगा, बायनेंस के ऊपर जो आप करंट वॉल्यूम जो आप देख रहे हो, ये जो वॉल्यूम्स हैं, इसमें आपको ऑलरेडी डिप दिखने को मिल गया, जो मैंने अभी बताया आपको पीछे 24 घंटे में विथड्रॉल्स हैं और वॉल्यूम में भी आपको डिप दिखेगा। बायनेंस इज नाउ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायनेंस और कॉइन बेस में अब आपको बिल्कुल भी कोई कंप्लायंस में डिफरेंस नहीं दिखेगा, और अब जो नया सीईओ है उसकी एक्सपर्टीज ही कंप्लायंस है, क्योंकि वो अबू धाबी में क्रिप्टो के अंदर कंप्लायंस के को हेड कर रहा था, और भी उसकी जो बैकग्राउंड है, ही इज नोन फॉर हिज कंप्लायंस एज एन एक्सपर्टीज। अब आपको कॉइन बेस में और बाइनेंस में और क्रैकन में कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा कि कंप्लायंस में बाइनेंस इज नंबर वन, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रीजन कि अब सीजी नहीं है, और एक और जो सेटलमेंट का पार्ट ये बना है कि अब एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंटिन्यूसली एक एक चीज को, एक एक एस्पेक्ट को मॉनिटर करेगी बाइनेंस के, एंड थर्ड पार्टी विल इंश्योर दैट बाइनेंस के अंदर पूरे कंप्लायंस और हर चीज उसके अंदर एज पर दी कंप्लायंस और एज पर दी नॉर्म्स हो। इससे होगा क्या कि अब बाइनेंस की जो ग्रोथ स्टोरी थी, बाइनेंस ग्रो क्यों किया? बाइनेंस ग्रो इसलिए किया कि वो नॉन कंप्लायंट था, वो काफी उसने शुरू में कंप्लायंस को साइड किया और ग्रोथ के ऊपर उसने ध्यान दिया। अब जब कंप्लायंट हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी बाइनेंस से मूव करना शुरू कर दें, और कहाँ मूव करेंगे? ऑब्वियसली बात है, काफी सारे लोग अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, और हम वो देख भी रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पिछले महीने के अंदर जो उसमें ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यू परपेचुअल डेक्सेस, परपेचुअल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ये सारी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि यहां से वॉल्यूम उठ के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से उठ के अब डेक्सेस पे ऑलरेडी वॉल्यूम जा रहा है। जिसको केवाईसी नहीं करनी है, जिसको सेंट्रलाइज और एक कंप्लायंट एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि डेक्सेस एक ऑप्शन है, वो वहां मूव कर रहा है, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम्स को डिप होते हुए ऑलरेडी देखोगे। अब हम बात करते हैं कि इससे फायदा नुकसान की बात करते हैं। देखिए, अब जो ये एक्सरसाइज हुई है, इसमें आप समझिए कि अब कॉइनबेस में, क्रैकन में और बाइनेंस में इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस कोई डिफरेंस नहीं है। अब यूएस का कस्टमर या यूएस का क्लाइंट या जो रिटेलर है या इंस्टीट्यूशन है, वो ये देखेगा कि यार बाइनेंस पे इंसेंटिव नहीं है ट्रेड करने का, या उस पे जाके ट्रेड करने का, या कुछ मोटिवेशन हो, इंसेंटिव हो, कुछ डिफरेंट हो। तो अब यूएस की खुद की जो एक्सचेंजेस हैं, जो कॉइन बेस है, क्रैकन है, वो ग्रो करेंगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी कॉइन बेस में और क्रैकन में। और कॉइन बेस का ये मानना है कि वो डे वन से कंप्लायंट इसी वजह से थी, उसके पास भी सीजी वाला ऑप्शन था कि वो ग्रोथ में कंप्लायंस को दरकिनार करता, लेकिन उसने ये नहीं किया, क्योंकि उसका पॉइंट ये था कि उसको कंप्लायंट रह के ग्रो करना है, उसने वो वाला रास्ता चुना। आज वो कॉइन बेस अपनी छाती चौड़ी करके ये बोल रहा है कि देखो, वो हमारा डिसीजन ठीक था, अल्टीमेटली हमें फाइन नहीं पे करना पड़ा, दो हमारे ऊपर भी चार्जेस लगे हैं, हमने भी कुछ केसेस को सेटल किया, बट इतना बड़ा फाइन नहीं लगा जो आज बाइनेंस को देना पड़ा, तो अब वी विल ग्रो। तो ये कॉइनबेस को फायदा होगा। तो कॉइनबेस कहाँ की कंपनी? कॉइनबेस यूएस की कंपनी है। बाइनेंस कहाँ की थी? बाइनेंस यूएस एक बहुत छोटी एंटिटी थी बाइनेंस की, लेकिन इस केस के बाद बाइनेंस के ऊपर अब जो है यूएस की जो प्रभाव है, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब सीजी को साइड कर दिया गया है, रिचर्ड आ गया है, और जो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा वो डेफिनेटली कोई अमेरिकन एंटिटी ही होगी, क्योंकि बिग फोर में से कोई एंटिटी हो सकती है जो ऑडिट करेगी, और जिसका कंट्रोल रहेगा बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस को छोटा कर दिया, यूएस की एंटिटीज अब बड़ी होंगी। तो एक तो ये आप क्लियर होके चलिए, ठीक है। अब कोई इंसेंटिव नहीं है कि बाइनेंस में कुछ डिफरेंट है जो जो कॉइन बेस पे नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट है, वो ये कि बाइनेंस के ऊपर जो एक्शन हुआ वो ब्लैक रॉक के ईटीएफ के आसपास क्यों हुआ? इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं काफी सारे लोग इंडस्ट्री में, क्योंकि ब्लैक रॉक का ईटीएफ जैसे आता है और अप्रूव हो जाता है, तो ब्लैक रॉक की ईटीएफ में
जितना ईटीएफ इशू होगा उतना ही जो बिटकॉइन है वो बाय करेगा ब्लैक रॉक। अल्टीमेटली ब्लैक रॉक जब बिटकॉइन को बाय करेगा मार्केट से, तो वो एक्सचेंजेस से बाय करेगा, ओटीसी से बाय करेगा, राइट। जो जो ओटीसी मार्केट है जनरली बाइंग वहां से ज्यादा होती है, और बाइनेंस की ओटीसी भी बहुत बड़ी है, पी टू पी बड़ा है, एक्सचेंज बड़ा है, और ओवरऑल बाइनेंस के ऊपर बाइनेंस को और फायदा होता है, क्योंकि बिटकॉइन को लेने लोग जब ईटीएफ को लेते तो बाइनेंस की एक्सचेंज से बाइंग बहुत ज्यादा होती है और बाइनेंस बड़ा होता। लेकिन अब क्योंकि ब्लैक रॉक के ईटीएफ से पहले बाइनेंस के ऊपर भी अब अगर कंट्रोल आने से ये होगा कि जो मेजर बाइंग है या मेजर ओटीसी डेस्क हैं वो आपको अमेरिका के अंदर ही दिखेंगे, और अमेरिकन एंटिटीज से ही ज्यादा बाइंग होगी, जैसे कॉइन बेस से हो गई, और कॉइन और कोई ओटीसी मार्केट है यूएस की, वो यूएस की ओटीसी से बिटकॉइन की जो परचेज है वो ज्यादा होगी। ठीक है। सो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो फ्यूचर में बाइंग होने वाली है वो अब बाइनेंस से ना होके जो लोकल एंटिटीज हैं यूएस की, जो कंप्लायंट एंटिटीज है ऑलरेडी डे वन से, उनसे उनको ज्यादा फायदा होगा। और यही नहीं, ब्लैक रॉक ने, अगर आपको ध्यान हो तो, जो कस्टोडियन है, वो कस्टोडियन किसको रखा है? वो कस्टोडियन उसने रखा है कॉइनबेस को। उसने बाइनेंस को कस्टोडियन नहीं रखा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तीसरी चीज जो इस एक्शन से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर अब एक एक चीज छिड़ जाएगी, और वो चीज ये है कि आपका जो आपका ये जो एंटिटीज हैं, जो आपकी जो एंटिटीज हैं उसमें रेगुलेटेड एंटिटीज की डिमांड अब बढ़ जाएगी, कि हर देश ये बोलेगा कि यार मेरी लोकल एक्सचेंज को मैं बढ़ावा देता हूँ, जो मेरे यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स काम कर रहे हैं उनको दे नीड टू स्टॉप, और इफ दे हैव टू ऑपरेट दे नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। जैसे इंडिया है की बात करें, इंडिया हो गया या और कंट्रीज हो गई जहाँ बाइनेंस का अगर यूज होता है, और अभी तक फॉरेन एक्सचेंज को यूज करने का कोई अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अब वो क्लैरिटीज आ सकती हैं, राइट। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करना कैसा है कैसा नहीं है, वो क्लैरिटी ना होने के कारण वो कहते हैं ग्रे एरिया है। इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं, तो हो सकता है कि आपको ये रेगुलेशन देखने को मिले, कि एक क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट हर देश में, कि बाइनेंस के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ट्रेड करना है नहीं करना, और अगर फॉरेन एक्सचेंजेस को किसी देश में अगर ऑपरेट करना है तो उसको वहां का लोकल लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बाइनेंस का की जो टोकन की जहां तक बात है, वो कहीं ना कहीं अब सीजी नहीं है। बहुत सारी बाइनेंस की ना जो ग्रोथ स्टोरी थी वो सीजी पे डिपेंडेंट थी। बहुत सारे लोग सीजी को हीरो, सीजी को एक अवतार, सीजी को एक 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 बहुत महान, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सीजी की पोजीशनिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी थी। देखिए, सीजी को आप जो मर्जी कहें, एक चीज जरूर थी कि सीजी ने इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज जो इंट्रोड्यूस करी वो ये था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट। जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट करना इस इंडस्ट्री में बहुत ही गलत साबित हो सकता है, रिकमेंड नहीं होता है, लेकिन सीजी ने उन थ्योरीज को गलत प्रूव करके बताया। सीजीज ने ऐसे बहुत लिटमस टेस्ट पास किए कि जहां पे बहुत पैनिक हुआ, एफटीएक्स के बाद भी काफी सीजी के ऊपर जब ये केस ओपन हुए थे तो लोगों ने विड्रॉल करना शुरू किया, प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगा सीजी से, बिलियंस में विड्रॉल हो रहा था, तो भी सीजी ने एक चीज इंश्योर करी कि उसने हमेशा एक उसकी लाइन थी, फंड्स आर साफू। तो उसने इस ट्रस्ट को पैदा किया सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। उसने हमने देखा कि एफटीएक्स जैसे एक्सचेंजेस भी भागी और भी एक्सचेंजेस बंद हुई, लेकिन सीजी ने एक चीज इंश्योर करी कि जो रिटेल का जो पैसा था उसको कभी भी उसने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया उसके पूरे कार्यकाल में कि जहां पे ये लगा हो कि सीजी जो है या बाइनेंस की नीयत पे कोई शक हुआ हो, या ऐसा फील हुआ हो कि फंड्स आर नॉट सेफ। सीजी ने ये जरूर कोशिश करी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में किस तरीके से उनको ऑपरेट करना चाहिए एक स्केल पे, एक ग्लोबल स्केल में, और इंश्योर करना है कि फंड्स आर सेफ। ये उसने इंश्योर करने की कोशिश करी। और ये बात, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो सीजी ने
और जो बाइनेंस के ब्लॉग पोस्ट में बाइनेंस ने ये बात बोली है। अगर आप देखो तो ये 2 लाइनें उन्होंने बड़े महत्व देते हुए यहाँ बोली है बाइनेंस ने अपने ब्लॉग पोस्ट में आज। उन्होंने बोला वी नेवर faltered in upholding our core values of user security and safety. We take our responsibility as a custodian very seriously and maintain 1:1 backing. This means that user can withdraw 100% of their asset from the platform at any time. और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे बाइनेंस ये कह रहा है कि इन अ रेजोल्यूशन विद द यूएस एजेंसी दे से यूएस एजेंसीज का ये कहना है, मतलब जो जांच में ये पाया गया, दैट बाइनेंस डू नॉट अलेज दैट बाइनेंस मिस appropriated any user fund and do not allege that Binance engaged in any market manipulation. तो Binance ने किसी भी तरीके के यूजर के जो फंड्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करी और कोई उसने मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीजी ने एक चीज तो कायम करी कि एक स्केल पे जब एक्सचेंज चले तो कैसे यूजर के फंड सेफ रहें, ये उसने जरूर इंश्योर किया और काफी लोग सीसी पे और बाइनेंस पे ट्रस्ट करते हैं और वो बाइनेंस के वॉल्यूम्स दर्शाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्लायंस है, कहीं ना कहीं जो वायलेशंस हैं उसको उसने एक्सेप्ट किया और एंड ऑब्वियसली ही इज पेइंग द पेनल्टी फॉर दैट। अब होगा ये कि पूरे दुनिया के अंदर एक बहस छिड़ेगी, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अराउंड क्लियर रेगुलेशंस की बात होगी, ठीक है। और जो बाइनेंस की हम लोकल टोकन की बात करते हैं, फिर मैं उस पे आ रहा हूँ कि बाइनेंस का जो टोकन है वो एक तरीके से, जो अगर हम एसईसी की बात देखें तो वो सिक्योरिटीज की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो बाइनेंस का लोकल नेटिव टोकन है, एक्सचेंज का टोकन है और वो उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है बाइनेंस इकोसिस्टम की ग्रोथ पे। उसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का बहुत बड़ा रोल है। और अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हम देखते हैं कि फ्यूचर में वॉल्यूम अब डिप होते हैं सपोज, और उतना इंसेंटिव नहीं अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली जो टोकन का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ जो लोग उसकी एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ में, तो उस पे भी आपको कहीं ना कहीं एक अंकुश, एक एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। और अब हम देख रहे हैं कि सीजी 3 साल जब नहीं है और बहुत लोग बाइनेंस को बाद में और सीजी को पहले चाहते हैं, लाइक करते हैं एज अ पर्सनैलिटी, अब वो जब नहीं है तो आई डोंट नो कि अब सीजी को लेके या बाइनेंस को लेके किस तरीके से लोगों का पर्सपेक्टिव बनता है। दो मेरा ये मानना है कि इस एपिसोड के बाद और जो कंप्लायंस और ऑडिट आने के बाद बाइनेंस कहीं जा नहीं रही है। इट इज नॉट लाइक अ एफटीएक्स एपिसोड, मतलब ये ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत लोगों का कहना है कि नहीं इतना ज्यादा विड्रॉल हो रहा है, इतना ज्यादा पैनिक है लोगों के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक compliant exchange बनने की बात हो रही है। Binance is not going to be any different from Coinbase and Kraken. You can certainly see that, and not just Binance, all the other exchanges will follow the same footstep. वो देख रहे हैं कि आज Binance पे फाइन लगा है, कल को वो KuCoin भी हो सकता है, OKEX भी हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। हर एक एक्सचेंज नजर में है जिनके ऊपर सेम यार्ड स्टिक्स और सेम इंक्वायरीज बैठ सकती हैं फ्यूचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसका ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वेल, इंडस्ट्री इज गोइंग कंप्लायंट, इंडस्ट्री इज एज एक्सपेक्टेड। जो सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन पे दे विल बिकम मोर एंड मोर कंप्लायंट। पहले सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इनको करने के बाद जो नेक्स्ट फेज में जो डीफाई इकोसिस्टम है और जिसको हम देखते हैं उस इकोसिस्टम पे भी इसके बाद स्टेप बाय स्टेप नजर पड़ेगी। एंड वी कंटिन्यू टू हियर दी स्टोरीज, और ये स्टोरीज बीच बीच में डेवलप होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये था यार पूरा एनालिसिस, 30 मिनट का एनालिसिस था, क्योंकि खबर भी बड़ी है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए कि आपका क्या टेक है। और अगर आपका कोई सवाल है फाइनेंस को लेके जो मैंने इस वीडियो में अगर कवर नहीं किया, तो प्लीज उसे एक बारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।